नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज आपको पाठशाला के उन चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूं जिनकी चर्चा आपके परिवार में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया पर हो रही है। हो सकता है आपसे मिस हो गया हो ये चैप्टर, तो आपके पास पाठशाला की वीकेंड क्लास में अटेंडेंस लगाने का मौका है। आइए शुरुआत करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुनकर मन में श्रद्धा और दिमाग में ढेर सारा सोना चांदी दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह मंदिर दुनिया के सबसे धनवान मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों लोग दान के रूप में अरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे में कैश होता है, सोना, चांदी, हीरे सब है बहुत, और दूसरी कीमती चीजें भी हैं जो लोग दान कर देते हैं। मंदिर से जुड़ी इन सारी बातों के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इस बार मंदिर कमेटी ने तय किया है कि मंदिर के मुख्य हिस्से पर सोने की प्लेट फिर से लगाई जाए, और यह काम करीब आनंद निलयम का अर्थ होता है आनंद देने वाला घर। भगवान तिरुपति को सुख, समृद्धि और आनंद प्रदान करने वाला भगवान माना जाता है। दक्षिण भारत के अधिकतर मंदिरों में इस तरह के आकार के शिखर बनाए जाते हैं, और यह भारतीय शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है। इसमें बहुत बारीक नक्काशी होती है, सोने से जुड़ा कार्य किया जाता है। आनंद निलयम के 3 हिस्से हैं, जिसे विमना कहा जाता है। इसके नीचे के 2 हिस्से आयताकार हैं और ऊपरी हिस्सा गोलाकार है, जिसे श्री चक्रम कहते हैं। इस पूरे शिखर को विमानन कहा जाता है। देश में कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन पर इसी तरह की आकृति बनाई गई है और उन पर सोना लगाया गया। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा के शिखर पर आप ऐसा देख सकते हैं। तिरुपति मंदिर में आनंद निलयम पर पहली बार सोने की परत 829 ईस्वी में पल्लव के राजा विजय दंती वर्मन ने करवाई। इसके बाद 1262 में एक बार फिर सोने का काम करवाया गया। आज जो आनंद निलयम पर सोने की नक्काशी दिखाई दे रही है, उसे 1518 में डिजाइन किया गया था। इसके बाद साल दर साल 1630 के आसपास कई बार सोना लगाया गया। साल 1950 में भी सोना लगाने का काम शुरू हुआ, जो 1958 तक चला। इन 8 सालों में मंदिर पर करीब 120 किलो सोने की परत लगाई। अब तक आनंद निलयम पर 7 बार सोने की परत चढ़ाई गई, और अब 8वीं बार लगाए जाने की तैयारी चल रही है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मंदिर की छत पर बने इस तरह के शिखर पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है, वो भी 125 किलो सोना लगाने की क्या जरूरत है, पूछ सकते हैं लोग। आज आपको इसके पीछे हिंदू मान्यता के बारे में भी बता देता हूं। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, यानी मंदिर के शिखर दर्शन करने से ही पापों का नाश होता है। यदि आप मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर के शिखर दर्शन करने से भी पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए मंदिर के शिखर ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि दूर से ही दर्शन दिख जाए। इसी मान्यता के आधार पर तिरुपति बालाजी के मंदिर में बने आनंद निलयम पर सोना लगाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे लंबा विवाद रहा, और अब उस विवाद के बारे में आपको बताता हूं। तिरुपति मंदिर पर पिछले 14 साल से सोना लगाने की तैयारी चल रही थी। हालांकि मंदिर के पास पहले से कई टन सोना मौजूद था, लेकिन इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट तैयार किया गया। साल 2008 में मंदिर कमेटी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर के शिखर पर सोना लगाने के लिए एक अलग से आनंद निलयम अनंत स्वर्णयम प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए मंदिर कमेटी ने 100 करोड़ रुपए के दान का लक्ष्य किया, और मंदिर से जुड़े पुराने दानदाताओं को इसके बारे में बताया कि भाई हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद आपको पता है कितना दान आया? 83 लोगों ने ही 94.8 किलो सोना दान कर दिया। मात्र 83 लोगों ने कर दिया। 187 लोगों ने 12.86 करोड़ रुपए का कैश दान कर दिया। मतलब 12 करोड़ रुपए 187 लोगों ने दे दिया। लेकिन इस दौरान प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए साल 2010 में एक PIL आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में लगा दी गई। अच्छा, इसमें कहा क्या गया कि जब मंदिर कमेटी के पास पहले से बहुत सोना है, तो जनता से दान क्यों मांग रहे हैं भाई? इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील सोना और कैश वापस करने का आदेश दिया। मंदिर कमेटी ने दानदाताओं को सूचना दे दी कि अपना दान वापस ले लीजिए, या मंदिर के दूसरे ट्रस्ट में जमा करवा दीजिए, जहां आमतौर पर दान लिया जाता है। इसके बाद कितने लोगों ने दान वापस लिया, सुनिए। 83 दानदाता थे जो आपको मैं अभी बता रहा था। 83 दानदाता ने कितना दिया था?
उन्होंने करीब दिया था 94.8 केजी सोना, इतना इन्होंने दिया था, ये आपको मैंने बताया। इसके अलावा इसमें से जो ये 83 लोगों ने 94 किलो सोना दिया था, 95 किलो, इसमें से वापस कितने लोगों ने लिया पता है? मात्र 3 लोग। 3 लोगों ने वापस लिया। और कितना सोना वापस लिया? मात्र 3 किलो। मात्र 3 किलो सोना वापस लिया लोगों ने, 3 लोगों ने। 80 लोगों ने 90.8 किलो सोना वापस ही नहीं लिया। अब कैश देने वाले दानदाताओं के बारे में सुनिए। 183 लोगों ने, इन्होंने कितना कैश दान दिया था? अभी आपको बताया था मैंने, 12,86,00,000 रुपया इन्होंने दान दिया। जब कोर्ट का फैसला आ गया, कहा गया कि भाई वापस ले लीजिए आप दान, तो इसमें से 183 लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने वापस लिया। एक ने वापस लिया अपना दान। और कितना वापस लिया? मात्र 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपया वापस हुआ, बाकी 11,86,00,000 रुपया लोगों ने वापस ही नहीं लिया। यानी पिछले 12 साल से यह सोना और पैसा मंदिर के पास है। अब जाकर इस दान का उद्देश्य पूरा होने जा रहा है। यह तो हुई मंदिर के शिखर पर सोना लगाने की बात, लेकिन आमतौर पर तिरुपति मंदिर में रोजाना लाखों रुपए का चढ़ावा आता है। इसके पीछे लोगों की मान्यता है कि तिरुपति मंदिर में दान करने से पुण्य मिलता है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तिरुपति मंदिर के धनवान होने से जुड़े कुछ आंकड़े बताता हूं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के पास 10,258 किलो सोना है। 10,000 किलो सोना है मंदिर के पास। कैश है 15,938 करोड़ रुपए और यह बैंकों में जमा। कोरोना काल के बावजूद पिछले 3 साल में लोगों ने 3,000 किलो सोने का दान किया। 2019 में मंदिर के पास करीब 7,340 किलो सोने का भंडार था। मंदिर को सोने के ब्याज में करीब 100 किलो से ज्यादा सोना हर साल मिल जाता है। दूसरी संपत्तियों को मिलाकर मंदिर की कुल संपत्ति की बात की जाए तो यह करीब 1,30,000 करोड़ रुपए बैठती है। अगर मंदिर की मासिक आय निकाली जाए तो 200 से 220 करोड़ रुपए तो दान में आ जाते हैं। इस मंदिर में हर दिन 50,000 से 1,00,000 श्रद्धालु आते हैं। जबकि सालाना ब्रह्मोत्सव और त्योहार हो गए तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर रोजाना 4 से 5 लाख हो जाती है। यहां आकर लोग चढ़ावे में सोना, चांदी, कैश, जमीन के कागज सब चढ़ाते हैं। कंपनी के शेयर तक दान कर देते हैं। अब जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं तो इनकी व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के लिए एक 81 सदस्यीय कमेटी बनाई। अब लाखों लोग रोज आएंगे तो उनको मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो 81 सदस्यों की कमेटी जो पूरा मैनेजमेंट जो है वो देख रही है। 14,000 कर्मचारी हैं। 14,000 कर्मचारी। अब इससे कम में कैसे काम चलेगा? जब लाखों लोग रोज आएंगे, पूरा मैनेज करना है, तो 14,000 कर्मचारी। 115 करोड़ रुपया का पेंशन फंड है। जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन भी मिलता है, तो 115 करोड़ रुपया तो खाली पेंशन में चला जाता है। और 81 सदस्य होने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से भी बड़ा सदस्य मंडल। पीएम मोदी समेत केंद्रीय कैबिनेट में 76 लोग हैं और यहां 81 सदस्यों की कमेटी है। अब सवाल यह है कि जब तिरुपति मंदिर पहले से ही इतना धनवान है तो लोगों से इतना दान क्यों लिया जाता है? इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि मुख्य मंदिर की मूर्ति में भगवान विष्णु के रूप में भगवान वेंकटेश्वर और मां लक्ष्मी के रूप में मां पद्मावती एक साथ विराजमान। सोने के दान के पीछे एक पौराणिक कहानी कि एक बार लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु नाराज हो गए और पृथ्वी लोक पर आ गई और पद्मावती के रूप में जन्म लिया उन्होंने। लक्ष्मी जी की खोज में विष्णु जी भी श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी लोक पर आ गए। एक लंबे घटनाक्रम के बाद दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान श्रीनिवास ने विवाह का खर्च उठाने के लिए कुबेर से लोन लिया, लेकिन शर्त यह थी कि वो मूलधन के साथ इसका ब्याज भी चुकाए, जिसकी जिम्मेदारी उनके भक्तों की हो।
इसलिए भगवान के भक्त ब्याज के रूप में आज भी रुपया, सोना और दूसरी कीमती चीजें चढ़ाते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान के लोन की किस्त चुकाने का ये जो मौका उन्हें मिलता है, इससे पुण्य मिलता है। अब आपको उस प्रधानमंत्री का चैप्टर दिखाते हैं जिसने 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 30 लाख भारतीयों की मौत पर मुहर लगा दी थी। और ये वो चैप्टर है जो बीबीसी को भी बताएगा कि नरसंहार होता क्या है। जो लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से गुजरात दंगों का हिस्ट्री चैप्टर देखने के लिए बेचैन हैं और हंगामा कर रहे हैं, उन्हें आज हिस्ट्री का वो चैप्टर दिखाता हूं जिस चैप्टर में ब्रिटेन का वो प्रधानमंत्री है जो 30 लाख भारतीयों की मौत का जिम्मेदार था। लेकिन वही ब्रिटिश मीडिया जिसे आज कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में क्रांतिकारी बता रहे हैं, वही ब्रिटिश मीडिया 30 लाख भारतीयों की जान लेने वाले प्रधानमंत्री को हीरो मानती है। बॉस, हीरो। जिस ब्रिटिश सरकार ने 200 साल तक भारत पर जबरदस्ती राज किया, लाखों भारतीयों को यातनाएं दी, जलियांवाला बाग कांड किया, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया, भारत को लूट लूट कर अपने खजाने भरे उस ब्रिटेन के भारत विरोधी लोग आज भारत को नरसंहार पर प्रवचन देंगे। आज इन लोगों को बताता हूं कि असली नरसंहार होता क्या है। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। पूरे राज्य में अनाज की भारी कमी हो गई, लोग भूख से मर रहे थे, बच्चों ने अपनी माओं की गोद में दम तोड़ दिया। इस त्रासदी में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 30 लाख लोग मर गए। और इस घटना की, इस पूरी घटना के लिए एक आदमी जिम्मेदार माना जाता है और वो है ब्रिटेन के उस वक्त के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक आदमी की वजह से 30 लाख भारतीय मर गए, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सब मर गए इस विंस्टन चर्चिल की वजह से। और ये उसी ब्रिटिश मीडिया का हीरो है। और वो ब्रिटिश मीडिया जो ऐसे आदमी को हीरो मानती है जिसके ऊपर 30 लाख लोगों की जान लेने का दाग लगा हो, वो हमें ज्ञान देगी कि भारत में नरसंहार क्या हो रहा है। भारत के खिलाफ विंस्टन चर्चिल की नफरत और गलत नीतियों की वजह से बंगाल में अनाज की कमी हो गई, लाखों लोग मर गए। आज इसके पीछे की सच्चाई आपको बताता हूं उस वक्त क्या हुआ। बीबीसी वाले भाई लोग देखें, विंस्टन चर्चिल 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ बढ़ चुका था और इसकी पूर्ति भारत से की जा रही थी। युद्ध की वजह से भारत के अनाज को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा था। चर्चिल सिर्फ उन लोगों तक राशन पहुंचाना चाहते थे जो युद्ध में शामिल थे या युद्ध की वजह से बुरे दौर में थे। भारत में अनाज की कमी और बंगाल में लोगों को मरने की खबर चर्चिल के पास पहुंची कि बंगाल में लोग मर रहे हैं भूख से। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध को लेकर विंस्टन चर्चिल एक वॉर कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, जिसमें बंगाल में अकाल से मर रहे लोगों को राहत भेजने का प्रस्ताव रखा गया। उस समय 5 लाख टन गेहूं की तत्काल जरूरत थी, लेकिन इस आदमी ने, विंस्टन चर्चिल ने, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह जानते हुए कि लोग भूख से मर रहे हैं। चर्चिल ने क्या कहा आप सुनेंगे। उस आदमी ने कहा कि इंडियंस वर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, यानी भारत के लोग खरगोश की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। यानी इसकी समझ में यह था कि मरते हैं तो मर जाएं, ये तो इंडियंस तो बच्चे ऐसे ताबड़तोड़ पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं तो अच्छा ही है शायद। भारत की बढ़ती आबादी इस अकाल के लिए जिम्मेदार है, इसको लगता था। बंगाल में भूख से मर रहे लोगों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों ने भारत में मदद करने की पेशकश दी, लेकिन चर्चिल ने मना कर दिया। इसके पीछे तर्क क्या दिया कि जापान इस खजाने को लूट सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था, इससे वहां से चावल की सप्लाई रुक गई। ब्रिटिश आर्मी ने चर्चिल के आदेश पर बंगाल में अपने लिए चावल की जमाखोरी कर ली। इन फैसलों की वजह से बंगाल में भीषण अकाल आया, जिसमें सरकारी कागजों के हिसाब से 15 लाख लोग मारे गए, जबकि यह आंकड़ा 30 से 45 लाख का था। बॉस, ये अकाल नहीं था, ये एक नरसंहार था। वो लोग बच सकते थे, लेकिन इस विंस्टन चर्चिल ने अपने फैसले से मार दिया, क्योंकि इनको लगता था कि भारतीय तो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करें, मरते तो मर जाए। और वो ब्रिटिशर्स और वो बीबीसी हमको आकर ज्ञान देंगे कि नरसंहार क्या होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के नरसंहार की चर्चा ब्रिटेन में नहीं होती, क्योंकि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत गया और ब्रिटेन की मीडिया ने विंस्टन चर्चिल को हीरो बना दिया।
30 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार ब्रिटेन का हीरो, और यह सिलसिला आज भी जारी है। आपको बीबीसी की एक खबर का टाइटल दिखाता हूं जिस पर लिखा है, विंस्टन चर्चिल की नायक वाली छवि को भारतीय क्यों नहीं स्वीकार कर पाते। यह बीबीसी छाप रहा है और यहां हमको ज्ञान दे रहा है कि भारत में नरसंहार क्या होता है। अरे पहले अपना हेडलाइन ठीक करो यार। मार दिया इस आदमी ने 30 लाख भारतीयों को और कह रहे हो ये क्यों हम इसको हीरो नहीं मान पाते। इसी बात को अंग्रेजी में लिखा है कि चर्चिल्स लेगेसी लीव्स इंडियंस क्वेश्चनिंग हिज हीरो स्टेटस। जिस चर्चिल ने भारत के 30 लाख लोगों की मौत का सीधे तौर पर उसको जिम्मेदार माना जाता है, वो ब्रिटेन के लिए आज भी नायक है। अरे चर्चिल तो वो व्यक्ति था जो भारतीयों से नफरत करता था, वो भारत की आजादी की पूरी तरह खिलाफ था। चर्चिल का मानना था कि भारत के लोग सत्ता नहीं संभाल सकते, और आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति ऋषि सुनक ब्रिटेन की सत्ता संभाल रहा है। चर्चिल जी जहां से बैठे वहां से देखिए, भारतीय मूल का व्यक्ति आपका देश चला रहा है और आप समझा रहे थे कि भारत से अपना देश नहीं चलेगा। चर्चिल अगर जिंदा होते तो शायद सदमे में ही मर जाते। ये इस बार जब बजट आया तो इसमें बहुत अहम बात एक ऐसी थी जो लोगों ने मिस की, और ये बात है एआई से जुड़ी हुई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या भला है बॉस? इस पर भारत में बड़ा फोकस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देशों में बहुत काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे भविष्य में यह तय होगा कि कौन देश कितना शक्तिशाली। इसी वजह से देश में 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान किया गया है। यह इंस्टीट्यूट कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत से लोगों को लगा कि सिर्फ सरकारी घोषणा भर है जो हर बजट में होती हो गई, इससे हमारा क्या लेना देना, एआई आएगा नहीं आएगा, इससे क्या लेना देना, और कृषि के क्षेत्र में एआई क्या ही कर लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज मैं आपको बताऊंगा इस तकनीक से इन तीनों क्षेत्रों में कैसे दुनिया बदलने वाली है बॉस, कायाकल्प होने वाला है। आज इस तकनीक को डेमो के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपकी जिंदगी कैसे आसान होने वाली आने वक्त में। मतलब नरेंद्र मोदी जो फ्यूचर देख रहे हैं और जिस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर आज आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इससे कैसे दुनिया बदलने वाली है। पहला वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं ये चीन के एक स्कूल का है, जिसमें बच्चे सिर पर एक बैंड पहने हुए हैं और ये डिवाइस इन बच्चों के ब्रेन को पढ़ रहा है। मतलब जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनके ब्रेन को एक डिवाइस पढ़ रही है। इनका पढ़ाई में कितना ध्यान है, इनका दिमाग किन बातों को समझ रहा है, किन बातों को नहीं समझ रहा है, इसका रियल टाइम डेटा एक कंप्यूटर में जा रहा है। अब आप सोचिए, आधे माता पिता की, आधे क्या है, 90% 95% माता पिता की टेंशन क्या है? मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, टेस्ट का रिजल्ट आया फेल हो गया, तब पता चल गया अरे बॉस इसको समझा ही नहीं था। अब आपको रियल टाइम पता चल रहा है कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर में डेटा जा रहा है उसी वक्त कि आपका बच्चा समझा कि नहीं समझा। इस डिवाइस से पढ़ाई में बच्चों की रुचि को समझा जा सकता है कि उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं, या बातों को समझने में किस तरह की दिक्कत आ रही है, ये सब पता लगाया जा सकता है। इस डिवाइस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई के तरीके को बदला जा सकता है। यानी जिन बातों को समझने में कई कई महीने साल का समय लगता था, अब वो बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ही समय में पता लगाई जा सकती है। और ये तो एक उदाहरण है पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूं कि कैसे खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी ने बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जब बातें की और प्रावधान रखा तो कृषि क्षेत्र का भी जिक्र किया। आपको यह वीडियो बताएगा। यह सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऑटोमेटिक रोबोट है जिसमें जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है। इसमें हाई सेंसर कैमरा भी लगा है। यह हाई सेंसर कैमरा क्या कर रहा है कि पौधे की पहचान कर लेता है। कोई पौधा खराब है या उसमें कीड़ा लग गया है
तो उसको कैमरा से सेंस कर लेता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर कहीं कैमरा, अंदर कहीं छोटा मोटा कीड़ा है, नहीं है जो बाद में बड़ा हो जाए, फैल जाए, बर्बाद कर दे पूरा का पूरा खेत। ये कैमरे से स्कैन कर लेगा कि कहां कीड़ा लगा है और उस पौधे को, उस फसल को हटा देगा। सबसे बड़ी बात, ये रोबोट जंगली घास को खत्म कर देता है, जो एक किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है। पौधे के हिसाब से दवा का छिड़काव कर देता है। मिट्टी में कहां नमी की कमी है, कहां पानी की जरूरत है, कहां नहीं है, यह भी बता देता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मार देता है। यह स्मार्टफोन से ऑपरेट होता है। इस पर खेत और फसल से जुड़ी सारी जानकारी भेज देता है आपके मोबाइल पर। मतलब कल को आने वाला वक्त ऐसा भी होगा कि किसान लेटा है और मोबाइल पे देखेगा कि हाँ हो गया, अच्छा यहाँ लगा है कीड़ा, हटाओ इसको, यहाँ पानी डालने की जरूरत है, डालो जरा इसको। किसान भी आराम करेगा, ये भी दिन आएगा। 130 किलो वजन वाला ये रोबोट 12 घंटे काम कर सकता है। इसे बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये रोबोट धान की फसल में पानी के कीड़ों को खत्म करता है। आमतौर पर इन कीड़ों को मारने के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इतने सारे बत्तख कहां से लाएंगे, इसलिए पानी में मौजूद कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते ही हैं और धान की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन यह रोबोट कीड़े की समस्या खत्म कर देता है और फसल से जुड़ी जानकारी भी देता है। यह तो मैंने आपको एक दो तकनीक बताई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खेती में क्रांतिकारी काम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी महंगी तकनीक है, लेकिन भारत के पास इस तकनीक को सस्ता करने का एक मास्टर प्लान है, मास्टर टेक्नोलॉजी है। इसलिए सरकार खेती की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की तैयारी कर रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनी इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली चिप के बारे में भी बताता हूं। ट्विटर वाले एलन मस्क की दूसरी कंपनी न्यूरालिंक ने एक छोटे सिक्के के आकार की चिप तैयार की। इसे रोबोट और न्यूरोसर्जन की मदद से ब्रेन सर्जरी करके इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। यह डिवाइस इंसान के दिमाग में न्यूरोनल एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, जिसमें शरीर में होने वाले रोगों के बारे में पता किया जा सकता है। इसका आउटपुट स्मार्टफोन, पैड या लैपटॉप पर देखा जा सकता है। मतलब चिप लग गया दिमाग में, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, अच्छा ये बीमारी हो रही है, अच्छा ये ब्लड में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। इस डिवाइस का ह्यूमन ट्रायल अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि किसी मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ भगवान जानता है। बॉस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा बता देगा। पता चला आपके दिमाग में चिप लगा है और आप मन में गाली दे रहे हैं, दूसरा मोबाइल में पढ़ लिया तो कांड है। सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कैसा कैसा काम हो रहा है। और इसीलिए इस बार के बजट में नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना ध्यान दिया है। वो भविष्य के लिए भारत को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, भारत में टैलेंट की कमी तो है नहीं। हम वेट करें कि दुनिया कुछ बनाएगी, फिर हम वो महंगा कैसे खरीदेंगे, इसके बारे में सोचे। इसलिए इससे बेहतर है कि आज ही अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपनी एआई इंस्टीट्यूट बनाओ, वहां लोगों को मौके दो, कुछ नया बनाओ। भारतीय तो जुगाड़ में कमाल के हैं। अच्छा, एआई से सैनिक भी तैयार हो रहे हैं, जिन्हें मिलिट्री रोबोट कहा जाता है। किलर रोबोट के बारे में मैं आपको पाठशाला में एक बार बता चुका हूं। दुनिया के बड़े बड़े देश अब मिलिट्री रोबोट पर काम कर रहे हैं कि मरेगा तो रोबोट मरेगा, लड़ेगा तो रोबोट लड़ेगा, इंसानी जान भी बचेगी। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखती है। लेकिन आजकल जिस एआई तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा है, उसके बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आपको भविष्य दिखा रहा हूं तो वर्तमान में जो भविष्य के संकेत मिल रहे हैं उसको भी समझिए। इसका नाम है चैट जीपीटी। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना तो सुनिए। ये स्कूल के बच्चों से लेकर किसी कंपनी के सीईओ सबके लिए काम आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ सेकंड में बता देगा। इसके एप्लीकेशन लेटर, कहानी, निबंध से लेकर बॉस को ऑफिशियल मेल, लव लेटर लिखना है, भाषण लिखना है, सब खट 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 तैयार। अब आप कहेंगे ये तो गूगल भी करता है। नहीं बॉस, गूगल आपको वो आर्टिकल चुनकर दे देता है, ढूंढ के दे देता है जिसमें ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं। चैट जीपीटी आपको जवाब ढूंढ के देता है। ये नहीं कि 50, 100, 2000 आर्टिकल दे दिया, अब आप ढूंढते रहिए हमको मिला कि नहीं मिला और सब बैठ के पढ़ रहे हैं। ये गूगल में होता है। चैट जीपीटी जवाब देता है सीधा। इतिहास से जुड़ी कोई घटना हो, जानकारी हो, सब फटाफट बता देता है। तो आपको ये जानना चाहिए
कि जैसे बचपन में इच्छा पूरी करने वाले जिन की कहानी तो जरूर आपने सुनी होगी, जिसमें वो कहता था ना कि हाँ हुकुम मेरे आका। चैट जीपीटी आजकल वही जिन है, हुकुम मेरे आका वाला। बॉस, चैट जीपीटी ना एक ऐसा ऐप या टूल है जिसकी मदद से कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कर सकता है। आप क्रिएटिव हो ना हो, लेकिन आप कर सकते हैं, आप भी क्रिएटिव बन सकते हैं। पहले आपको चैट जीपीटी के बारे में बता देता हूं, फिर आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा काम कैसे करता है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, यानी जैसे रोबोट होता है ना वैसे चैटबॉट, यानी इससे कोई भी सवाल किसी भी मुद्दे पर पूछिएगा तो उसका जवाब दे देता है। अच्छा, सही देता है। जवाब देने के लिए तो बहुत लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ये सही जवाब देता है मोटे तौर पर। चैट जीपीटी से कुछ करने के लिए कहिए, वो भी कर देता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की एक कंपनी है, उसने साल 2015 में बनाया। ओपन एआई कंपनी में सैम एल्टमॉन और एलन मस्क, जो ट्विटर वाले भैया है ना एलन मस्क, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया था। एलन मस्क 2018 में इससे अलग हो गए। चैट जीपीटी का पूरा मतलब है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी। इसको 30 नवंबर 2022 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह 100 भाषाओं में मौजूद है, लेकिन अंग्रेजी में सबसे सही और सटीक जानकारी देता है। अब आपको यह समझाता हूं कि एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में चैट जीपीटी सबसे अलग कैसे है। चैट जीपीटी किसी भी तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, यहां तक कि निजी राय भी दे सकता है, नौकरी खोजने में मदद कर सकता है, स्टूडेंट के असाइनमेंट लिख सकता है, रिसर्च पेपर लिखने में मदद कर सकता है, कहानी लिख देगा, कविता लिख देगा, सब कर देता है भाई। तर्क दे देता है, मतलब आपको दलीलें देनी है वो भी बना के दे देगा, वीडियो बना सकता है, वॉइस ओवर आपका कर देगा, मतलब कोई वीडियो बनाया उसमें आपको आवाज डालनी है, आपकी आवाज अच्छी नहीं है, ये आपका आवाज डाल देगा। यानी चैट जीपीटी वो सब कर सकता है जो लॉजिकली संभव है। अगर आपको 2019 लोकसभा चुनाव का आकलन करने को कहें, या ये कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ा, उस पर 5 मिनट का आर्टिकल लिखिए, तो आपको पहले तो कितना आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे, लिखने में अच्छे नहीं है तो 2 कौड़ी का लिखेंगे, सब हंसेंगे, ये सब टेंशन ही खत्म। चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा, लिख के दे देगा बॉस, आपको खाली बोलना है। जैसे मैं आपको पाठशाला में एक डेमो दिखाता हूं कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। मैंने यहां पर एक लैपटॉप लगाया हुआ है और यहां स्क्रीन पर आप उसका आउटपुट देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ इसमें लिखते हैं कि लेट्स से आपको एक आर्टिकल लिखना है कि वाई इंडिया चूज मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। मान लीजिए मैंने ये लिखा, आपको इसी पे किसी ने बोला एक आर्टिकल लिख के दे दीजिए। अब आपने इंटर कर दिया, अब आप देखिए यहां पर, देखिए ये भग 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 कर रहा है और इसने लिखना शुरू कर दिया आर्टिकल। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं यहां पर आकर ये क्या लिख रहा है, इसको गौर से देखिए, ये लिखता चला जा रहा है, इंडिया चूज नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इन द 2014 general election due to his reputation as a strong leader who focused on economic development and good governance। बताइए, चैट जीपीटी को भी पता है, हमारे यहाँ विपक्ष मानने को तैयार नहीं। तो वो कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे, इसलिए चुना। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, मोदी इंप्लीमेंटेड सेवरल सक्सेसफुल पॉलिसीज दैट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। यानी जब सीएम थे तो ऐसे ऐसे काम किए कि राज्य आगे बढ़ा, तो लोगों ने चुन लिया। He also built a strong impression as a nationalist leader who was tough on terrorism and corruption. These factors, along with the dissatisfaction with the previous government's performance, led to Modi's victory in 2014 election and his re-election in 2019. काम खत्म। यानी ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा और उस एक्सपर्ट ने आपको जवाब दिया। कितने लोग जो हैं वो इस तरह का जवाब जो है वो एक्सपर्ट से पूछने के लिए, सुनने के लिए टीवी देखते हैं। और भविष्य में हिंदी में भी मिलेगा। आप कहेंगे मैं तो हिंदी में भी मिलेगा बहुत भविष्य में। ये तो एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। यही काम आप गूगल में करते तो आपको आर्टिकल दे देता, आप आर्टिकल पढ़ते, उससे ढूंढते निकाल, वो उसने दे दिया भैया, जवाब बना के दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि चैट जीपीटी जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बहुत मददगार है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनके बारे में भी बात करनी चाहिए। जैसे क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। भाई जब सब काम वही कर देगा, सब कुछ निकाल कर दे देगा, आपको ढूंढ कर दे देगा, तो भाई आपकी क्रिएटिविटी तो गई घास चरने। दिमाग पर जोर नहीं लगाइएगा तो दिमाग जो है वो भोथर होगा, बैठ जाएगा,
सब करके दे रहा है, आपको कुछ काम ही नहीं करना है। जैसे शरीर को चलाइएगा नहीं, शरीर जो है वो बैठ जाता है, वैसे दिमाग बैठ जाएगा। याददाश्त पर असर पड़ेगा, जैसे आप कई लोगों को मोबाइल याद नहीं, नंबर याद नहीं रहता, सब फीड है, वैसे जब वो सब ढूंढ के देगा तो आप क्या याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा निर्भरता बढ़ जाएगी, गाड़ी के आने के बाद पैदल चलना बंद हुआ ना, वैसे इसके आ गई, फिर आपकी खुद की जो ललक है चीज़ों को खोजने की वो ख़त्म, सब यही खोज के दे रहा है। नौकरियों की कमी भी हो सकती है भाई, जब मान लीजिए किसी ने आर्टिकल लिखने के लिए पत्रकार रखे हैं, अब वो सब वही लिख के दे देगा, पत्रकार का क्या काम फिर, वो हो गया, काम चल रहा है। आपका काम ये करेगा तो आप क्या करेंगे, तो ये खतरा भी है। इंसानों के अलावा चैट जीपीटी से इस समय सबसे ज्यादा खतरा गूगल को है। गूगल भी चैट जीपीटी को लेकर परेशान है और अपने लिए खतरे की घंटी मान रहा है। गूगल ने चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी को लेकर कोड रेड जारी किया है, मतलब वो डरा हुआ है। गूगल को लगता है कि चैट जीपीटी भविष्य के लिए चिंता का विषय है। चैट जीपीटी की मदद से गूगल प्लेटफॉर्म पर रोज पब्लिश हो रहे लाखों कंटेंट में कमी आ सकती है। सुंदर पिचई ने मैनेजमेंट से चैट जीपीटी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। चैट जीपीटी को लेकर गूगल की कंपनी अपनी चिंताएं हैं, तो वो बेवजह नहीं है, क्योंकि गूगल और चैट जीपीटी का काम लगभग एक जैसा ही है, बस चैट जीपीटी गूगल से एडवांस है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। हालांकि गूगल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि दूसरों के जवाब जो अलग अलग वेबसाइट में वो इकट्ठा करके दे देता है। जबकि चैट जीपीटी लैंग्वेज बेस्ड चैट बॉट टूल है जो हमारे सवालों के सटीक जवाब देता है। मोस्टली आप जो सवाल पूछेंगे चैट जीपीटी उसका जवाब खुद बनाकर देता है। सवाल के जवाब में कोई आर्टिकल या वेबसाइट का लिंक नहीं देता। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज है, लेकिन इसके खतरे भी हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। चैट जीपीटी से खतरनाक फिशिंग ईमेल और कोड्स बनाए जा सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से हैकर्स डार्क वेब मार्केट प्लेस सीक्रेट की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा लोगों को ठगने के लिए हैकर्स चैट जीपीटी से अलग अलग तरीके इजाद कर सकते हैं। खतरा भी है भाई। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा खतरा नौकरियों पर है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 50 से ज्यादा जॉब फील्ड्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का कब्जा होगा। फैक्ट्री, कारखानों, बैंक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हजारों नौकरियों पर संकट आ सकता है। चैट जीपीटी की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं। इसकी वजह से बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की नौकरी पर खतरा है। डेटा एंट्री, अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरियां भी चैट जीपीटी की वजह से कम हो सकती है।